नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक ऐसे चैप्टर जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, खास करके रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इस दोनों मिलाकर 40 नंबर का पूछता है आपके एग्जाम में। क्या है कि जो आपका जो तरंग प्रकाश की है, जिसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, इसे फिक्स होता है कि दो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आपको कम से कम 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मतलब 5 नंबर का। नंबरिंग का अगर दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो 2 गुना 2 जो 4 नंबर, और ऑब्जेक्टिव 6 आता तो 6 गुने 1 नंबर। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है यानी कि आपको 1 गुने 5 इसका 5 नंबर। टोटल नंबर अगर जोड़ा जाए तो लगभग 15 नंबर आपका इस चैप्टर से ही पूछ देता है। तो इस चैप्टर का हम टॉप 10 यानी कि टॉप 10 हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश के का। इससे पहले हम रे ऑप्टिक्स यानी कि आपको हम किरण प्रकाश की पढ़ा चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखिए, जरूर देखने के प्रयास कीजिएगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है कि संपोषी व्यक्तिकरण के लिए दो आवश्यक शर्त को लिखें। अगर कोई व्यक्तिकरण भी दो प्रकार के होता है, एक विनाशी व्यक्तिकरण, एक होता है संपोषी व्यक्तिकरण। अगर हम संपोषी व्यक्तिकरण, विनाशी व्यक्तिकरण दोनों पढ़े होंगे आप, लेकिन यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही बात करेंगे। तो सबसे पहला संपोषी व्यक्तिकरण की दो आवश्यक शर्त लिखिए कि भाई कुछ ऐसे शर्त बताइए जो इससे यह सिद्ध होता है कि संपोषी व्यक्तिकरण है। तो सबसे पहला है कि तरंग समान आवृत्ति का होना चाहिए। अगर कोई भी तरंग अगर वो समान आवृत्ति का है, समान फ्रीक्वेंसी का है, तो वह हमारा व्यक्तिकरण के अंतर्गत आएगा। तो सबसे आवश्यक यह है कि वह जो तरंग होना चाहिए, वह जो वेव होना चाहिए, वो समान फ्रीक्वेंसी समान आवृत्ति का होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप यह लिख सकते हैं, तरंग नियत कलांतर होना चाहिए, यानी कि वो नियत एक फिक्स कलांतर, फिक्स कोण के साथ उत्पन्न होना चाहिए। यानी कि जो वेव उत्पन्न हो रहा है एक फिक्स कलांतर, भाई हाँ इतने डिग्री का इसकी कोण बन रहा है, एक फिक्स है, ये कम बेस नहीं हो सकता है, वो फिक्स है। ठीक है भाई, तो याद रखना तरंग के नियत कलांतर के साथ उत्पन्न होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो हम संपोषी व्यक्तिकरण कर सकते हैं। अगर परिभाषा भी बनाना हो तो आप ये दोनों एक साथ जोड़ करके एक परिभाषा तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको जो क्वेश्चन कहा संपोषी व्यक्तिकरण के दो आवश्यक शर्त है, तो सिंपल है कि तरंग समान आवृत्ति का होना चाहिए, तरंग नियत कलांतर के उत्पन्न होना चाहिए। ये दो इसके आवश्यक घटक है, ये आवश्यक शर्तें हैं जो आपके एग्जाम में लिखने चाहिए, और क्वेश्चन भी सेम पूछे जाएंगे। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से आराम से आप लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे यहाँ का आपसे सबसे बढ़िया क्या चीज है पता है आपको? परिभाषा। परिभाषा इससे आसान, इससे बढ़िया, इससे छोटा आंसर कहीं नहीं मिलेगा, ताकि आपको याद करने में सबसे। जैसे कि नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बुस्टर के प्रकाश ध्रुवन के नियम, यानी कि क्वेश्चन को कैसे भी कहे, कहां बुस्टर का आ गया, जहां पे बुस्टर का है कि बुस्टर के नियम को लिखे, या बुस्टर के ध्रुवन के नियम को लिखे, या बुस्टर के प्रकाश तरंग के नियम को लिखे, जैसे भी पूछे, केवल उसमें बुस्टर आ गया तो आप इसी नियम को लिखेंगे, याद रहे। और ऑब्जेक्टिव में तो कंफर्म पूछता ही है बुस्टर का नियम। ऑब्जेक्टिव में बुस्टर का नियम के लिए सूत्र होता है, तो याद रखना म्यू स्क्वायर, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके टेंजेंट यानी कि tan IP के बराबर होता है। ये पूछेगा आपसे 100% ऑब्जेक्टिव में, तो इस पर जरूर आप फोकस करने के प्रयास कीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ये काफी महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए भैया, कि आपको बुस्टर के नियम का सूत्र पूछेगा, तो ये सूत्र, और जब भी परिभाषा लिखिएगा तो बिना सूत्र का लिखिएगा, तो एक ही नंबर आपको देगा, और सूत्र के 1 नंबर देगा और 1 नंबर परिभाषा के लिए देगा, क्योंकि यह नियम बिना सूत्र के अधूरा है। क्योंकि सूत्र से ही यह परिभाषा बनता है, परिभाषा से सूत्र नहीं, सूत्र से परिभाषा बनता है। तो क्या कहता है बुस्टर का नियम? इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार हुआ? तो बुस्टर के नियम के अनुसार। तो बुस्टर के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अब देखो किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहने का मतलब हुआ, चाहे वो पानी का अपवर्तनांक हो सकता है, हवा का अपवर्तनांक हो सकता है, निर्वात का अपवर्तनांक हो सकता है, यह कांच का अपवर्तनांक हो सकता है, हीरा का अपवर्तनांक हो सकता है, मतलब एनीवन, किसी भी माध्यम की अपवर्तनांक होना चाहिए। तो कहता है इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक, कहता है अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, तो मान लेते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवन कोण को स्पर्श जया,
जो ध्रुवन कोण के स्पर्श ज्या जिसको हम टेंजेंट कहते हैं उसके बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर होता है, उसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। तो म्यू का होगा tan IP होगा, ये इसके लिए क्या हुआ, ये ध्रुवन कोण के लिए सूत्र हो जाता है, यह फॉर्मूला हो जाता है, जो परिभाषा से निकला हुआ या फॉर्मूला से परिभाषा निकला हुआ, दोनों आप कह सकते हैं। और यह आप लिखेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे और 100% क्वेश्चन आता है हर साल एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार के लिए, तो ज्यादा ही इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। इसको लिखिएगा, साथ में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ब्रूस्टर का नियम का सूत्र बताइए, याद रखना म्यू इक्वल टू tan IP इसका सूत्र होता है जो मैंने लिख रखा है। एक और चीज तैयारी करना है और अच्छे से तैयारी करना है, तो आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बना चुका हूं सभी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट 120 शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं और 20 लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको हर सब्जेक्ट का है। अगर आप 120 याद कीजिएगा तो 10 में 10 आराम से शॉर्ट क्वेश्चन कर पाइएगा। 500 ऑब्जेक्टिव अगर याद करते तो 35 में 35 ऑब्जेक्टिव इजी से हो जाएगा आपका। और 20 लॉन्ग क्वेश्चन अगर याद कर लेते हो तो 3 में 3 तो लॉन्ग क्वेश्चन आराम से, यानी कि आप 70 में 70 करने के लिए एलिजिबल है 100%। अगर इतना क्वेश्चन अगर आप फोकस कर लेते हैं, और इतना क्वेश्चन याद करना आपके लिए 15 दिन काफी है। एक दिन में अगर ऑब्जेक्टिव आप याद कीजिएगा 40 को, तो आराम से आप 10 दिन में 40 को याद कीजिएगा, 400 ऑब्जेक्टिव क्लियर। 50 को याद कीजिए 10 दिन में ऑब्जेक्टिव क्लियर। अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन एक दिन में याद कीजिएगा तो 20 दिन में लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर, और 10 को आप शॉर्ट क्वेश्चन याद कीजिएगा एक दिन में तो 12 दिन में शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर। अगर इतना पढ़ते हैं तो आराम से अच्छे नंबर कर सकते हैं। और ये एक विषय का नहीं, ऑल विषय का इतना इतना क्वेश्चन दिया जाएगा। लेने के लिए आप मात्र 199 लग रहा है बुआ, सबसे कम प्राइस रखा गया है आप सभी के लिए। तो आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और डायरेक्ट या PDF को प्राप्त कीजिए, या तो क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं KKG क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके आप चाहे तो। लेकिन बेहतर मेन होता है भाई परिभाषा। आपको पढ़ाने के लिए सब कोई कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, सब अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन एक ऐसे एक जेन्युइन परिभाषा, एक जेन्युइन नोट्स की भाई हाँ इतना याद कर लो, इससे ज्यादा याद नहीं करना, इतना फिक्स है भाई, इतना ही काफी आपके लिए, उतना तो सिर्फ आपको जितना देंगे उतना एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अनुदैर्घ्य तरंग को ध्रुवित क्यों नहीं किया जा सकता है। यह जो क्वेश्चन कहा गया कि जो अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं उसको ध्रुवित नहीं कर सकते हैं, पोलराइज नहीं कर सकते हैं, इसका रीजन बताइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा KKG क्लासेस का, ठीक है ना, ज्यादा क्योंकि आपको डेली क्लासेस उस पर मिलेंगे। देखो भैया अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित क्यों नहीं किया जा सकता, इसके बारे में बताइए। मैं समझाता हूं, उससे पहले मैं आपको एक बार परिभाषा बताता हूं क्या है। कहता है कि अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता क्योंकि, परिभाषा लिखने का भी कुछ न कुछ ट्रिक होता है। जहां भी क्योंकि का बात कर दे, ठीक है ना, क्यों की बात करे तो परिभाषा लिखना और आसान हो जाता है। क्योंकि आपको सिंपल है कि जो क्वेश्चन दिया गया उसको पहले एक लाइन में लिख दीजिए, जैसे कि अनुदैर्घ्य तरंगे को ध्रुवित नहीं किया जा सकता क्योंकि, इतना तक देखो, अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता क्योंकि, ये तो मान लीजिए इतना तक तो आपके क्वेश्चन को ही उतार दिया गया। उसके अलावा बस आपको सिर्फ एक लाइन का परिभाषा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोलन और संचार जो होता है, दोलन और संचार एक ही दिशा में होता है, इसीलिए इसे कोई क्या होता है, कोई भी यहाँ पे पार्श्व कंपन नहीं होता जिसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता, काम खत्म। मतलब यह परिभाषा लिखना और आसान है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो आपसे क्वेश्चन कहा गया कि जो भी अनुदैर्घ्य तरंगे होता है उसको पोलराइज नहीं कर सकते हैं, इसका रीजन बताइए। तो सीधा परिभाषा लिखना कि अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता क्योंकि, परिभाषा एक लाइन तो यही बन गया। क्योंकि क्या होता है, इसका जो दोलन होता है और संचार जो होता है एक ही दिशा में होता है, केवल एक दिशा में, चाहे वो पूर्व की दिशा में, पश्चिम, ऊपर, नीचे, कहीं भी, सिर्फ एक दिशीय होता है, एक डायरेक्शन में होता है, उसका दिशा सिंपल एक दिशा में होता है। और एक दिशा में होने की वजह से इसमें क्या होता है, कोई यहाँ पे कंपन नहीं उत्पन्न होता है, पार्श्व कंपन उत्पन्न नहीं होगा। जब पार्श्व कंपन उत्पन्न नहीं होगा तो ध्रुवित नहीं किया जा सकता, ठीक है, होता है जिससे ध्रुवित किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, कंपन नहीं होता जिससे ध्रुवित किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो याद रखना होगा, बहुत आसान डिफिनेशन है और इससे अच्छा, इससे छोटा परिभाषा मिलना मुश्किल है। और सटीक 100% आपको सटीक, और आपको 2 मार्क्स उठने वाला, ऐसा नहीं कि नंबर कटने वाला, ऐसा नहीं है भाई। हम 1 साल नहीं, हम 8-9 साल से इस चीज पर काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, बच्चे को ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, ऑफलाइन दे रहे हैं,
ठीक है, तो ध्रुवीन क्या है वो यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित क्यों नहीं किया जा सकता, कि यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता क्योंकि दोलन और संचार की दिशा एक ही दिशा में होता है, इसलिए इसमें कोई पार्श्व कंपन नहीं होता जिसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है भाई, परिभाषा सटीक है, आसान है। आइए अगले क्वेश्चन कहता है व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का एक व्यंजक लिखे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ऐसे आपको 5 मार्क्स में तो पूछा ही जाता है कि व्यक्तिकरण के आपको व्यक्तिकरण क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें, जो मार्क्स के लिए मोस्ट वीवीआई ही याद रखना। वो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ाएंगे कि चौड़ाई होता है, उसके लिए आपको जो थ्योरी लिखना पड़ता है, जो 5 मार्क्स के लिए वीवीआई होता है वो तो पढ़ाएंगे ही, साथ में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ देता है व्यक्तिकरण का जो फॉर्मूला होता है ज्ञात कीजिए और बताइए, या फॉर्मूला लिखिए और उसके घटक है उसका नाम लिख दीजिए, 2 मार्क्स ले लीजिए आप। जैसे यहाँ पे लिखा गया व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का एक व्यंजक होता है, एक फॉर्मूला होता है बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी, ऑब्जेक्टिव में के लिए याद रख लेना, 100% पूछेगा कि का व्यंजक क्या होता है, बीटा होता है लेटा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये होता है प्रूफ करने के लिए आपको 5 मार्क्स के लिए आपको व्यक्तिकरण फ्रिंजों की जो चौड़ाई पढ़ाएंगे 5 मार्क्स में, तो वो आपको अलग पढ़ाएंगे जो आपको व्यंजक बनाकर आपको प्रूफ करके बताई जाएगी, जो 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या होगा डी लैम्डा अपॉन डी, जहां पे आपका तरंग होता है, कैपिटल डी स्रोत की दूरी होता है, पर्दा कितना दूर पे है और जहां से प्रकाश आ रहा है उसकी स्रोत क्या है, स्रोत और पर्दा के बीच की दूरी होता है कैपिटल डी, स्मॉल डी होता है स्रोतों के बीच की दूरी होता है, स्रोत की बीच की दूरी होता है स्मॉल डी, यही होता है व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र। बीच की दूरी, यह चीज तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ऑब्जेक्ट में आया तो सब्जेक्ट में आया तो 1 नंबर तो आपको रखा ही हुआ है, मतलब कहीं आपके हाथ में लड्डू है, तरफ से लड्डू, ठीक है ना। पॉलिटर प्रभाव क्या है, देखो वो पॉलिटर प्रभाव भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किए बताइए कि हर चैप्टर का मैं 10 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने वाला है, तो ये 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 2 क्वेश्चन यहां से क्लियर होने वाला है। अगर आप देखो अगर सिंपल हम बात करते फैक्ट टू फैक्ट, अगर आपको 15 चैप्टर पढ़ना है, 15 चैप्टर में अगर हर चैप्टर से 10-10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगर एक चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको 15 क्वेश्चन हो गया, लेकिन जवाब अभी भी 10 क्वेश्चन देना है, तो आपको ये टेंशन की बात नहीं है कि ये चैप्टर से 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो अगर करम फूट गया भाई, हाँ चलो अब नहीं आया, एक ही क्वेश्चन आया, 2 नहीं एक ही क्वेश्चन आ गया, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जा रहा है तो बहुत है आपके, और हम यही टारगेट लेकर चल रहे हैं कि एक क्वेश्चन कम से कम आना चाहिए, एक क्वेश्चन आना है 100%, मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम तो 3 क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। तो हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन पढ़ना है बुआ, और बगल में डेट तो आपको पता ही है। तो पॉलिटर प्रभाव क्या है, देखो भैया यहाँ पे यदि किसी ताप युग्म के संधि धारा प्रवाहित की जाती है तो संधि में या तो उष्मा उत्पन्न होगा या तो उष्मा अवशोषित होगा। अगर कोई भी संधि से हम धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे मान लीजिए कुंडली है, सपोज डेट मान लीजिए कुंडली है, ठीक है, इस कुंडली से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, सपोज इससे हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है भी। तो सिंपल कहता है क्या है बुआ, यदि किसी ताप युग्म के संधियों से धारा प्रवाहित करते हैं, अगर इस संधि से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कोई भी संधि है, जंक्शन जिसको कह सकते हैं, जिससे धारा प्रवाहित करते हैं, तो या तो संधि में उष्मा उत्पन्न होगा या तो उष्मा अवशोषित होगा, 2 कंडीशन हो सकता है, या तो उष्मा उत्पन्न होगा या उष्मा अवशोषित होगा, और इसे ही पॉलिटर प्रभाव कहा जाता है। परिभाषा 1 लाइन का है लेकिन पूरा सटीक है, और आप लोग पीडीएफ नोट्स बहुत लेना जरूरी है, चाहे आप कहीं भी पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो भाई फिक्स है कि आपकी सिलेबस खत्म नहीं हुई होगी, या सिलेबस खत्म नहीं अगर हो भी गई होगी तो फिर आपको वही बात पोथा पतरा देकर, इतना ले पोथा पतरा देकर कहेगा याद करो, टेस्ट लो, ऐसे करो वैसे करो, और आप पागल होते होंगे कॉपी किताब देकर के यार क्या धरा दिए सर,
हमको कुछ ऐसा दीजिए जो एकदम सटीक हो, भाई इतना तो इतना ही, तो हमारे यहाँ वही मिलने वाला है, उतना ही क्वेश्चन तो इतना ही, भाई इतना तो इतना। अगर आपको 100 से 120 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लीजिए, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए, और आपको 20 लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लीजिए, एक फिजिक्स का इतना याद कर लीजिए, केमिस्ट्री का इतना याद कर लीजिए, मैथ्स या बायोलॉजी का इतना याद कर लीजिए, हिंदी और इंग्लिश का इतना याद कर लीजिए, इतना याद कर लो, कंफर्म आपको 10 से 20 दिन में आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे। यानी कि अधिकतम से अधिकतम 1 महीना लगेगा इसको क्लियर करने में, अधिकतम बहुत है। और आप फिर आप आराम से 400 प्लस के लिए एलिजिबल है, आगे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़िए 400 प्लस आराम से आ जाएगा। एक साल नहीं, हर साल इतना क्वेश्चन हर चीज को दे रहे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन कहा गया कि पोलिटर प्रभाव क्या है, इसके उपयोग, आप उपयोग लिखें। देखो भाई पोलिटर प्रभाव होता क्या है, यहाँ पे पोलराइज क्या है, का अनावश्यक कंपन प्रकाश से ध्रुवित करता है। यहाँ पे समझ, और इस उपयोग लिखने के लिए 1 नंबर। देखो आपको कट टू कट बात करते हैं हम, जितना पूछा गया उतना ही। वाद अनुवाद आपने कभी से देखा होगा, वाद अनुवाद, ठीक है मतलब पूरा ट्रांसलेट करना है, जो मैंने बोला सेम टू सेम। एग्जाम में जितना कहा उतना ही करना है, एक्स्ट्रा करने का प्रयास करोगे दिक्कत है। तो वाद अनुवाद, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा कि यहाँ पे पोलराइज क्या है, इसका उपयोग लिखिए। पोलराइज पोलराइज एक ऐसी पदार्थ है जो कंपन दिशा को, अनावश्यक कंपन दिशा को रोककर प्रकाश को ध्रुवित करता है। यानी कि अगर किसी प्रकार ज्यादा कंपन हो रहा है, अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसको रोकता है, उसको रोकता है। और क्या करता है, उसको आप प्रकाश को ध्रुवित करता है, और जिसको ध्रुवित करना चाहिए उसको करता है। अनावश्यक जो कंपन उत्पन्न हो रहे हैं बेफालतू की, उसको वह ऑब्जर्व करता है, उसको रोकता है, उसको कंट्रोल करता है, और उसको क्या करता है, आप कंपन दिशा को रोकता है, प्रकाश को ध्रुवित करता है। इसे ही पोलराइज कहते हैं। इसका उपयोग इसके लिए क्या है, देखो जैसे कि आप बताना, चश्मा का प्रयोग क्यों करते हैं, चश्मा भी एक पोलिटर, यहाँ पे पोलराइज का ही क्या है, पोलराइज का ही एक बना है, पोलराइज से ही बनता है। तो उसमें क्या होता है, आप चश्मा का प्रयोग करते हैं तो धूप से, अनावश्यक जो धूप है, आपकी आंख का कोई उसका महत्व नहीं है, अनावश्यक ही है। आप आंख ताकते हो जैसे कि अधिकतम ज्यादा प्रकाश है, तो उस चश्मा का प्रयोग करने के बाद वह चश्मा क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हटा देता है, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही देता है, वो एक्स्ट्रा नहीं देता है। चश्मा लगाने पे ही फायदा तो है। चश्मा जब आप नाइट में लगाते हो चाहे डे में लगाते हो, तो ज्यादा जो धूप पड़ते हैं तो वह उसको हटाकर सिर्फ उतना ही चीज को विजिबल करता है जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं, है कि नहीं। तो वही करता है, तो इसके चश्मा में कर सकते हैं, क्या कि भाई आवश्यक है। साथ फिल्टर है, अब बताओ कैमरा में कोई भी फिल्टर मार देगा, बेकार हो जाएगा। अरे इतना ही जरूरत है, जितना कि फेस दिखे तो उतना ही प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, या उसकी दिशा को रोकता है। वही कहता है ना, अनावश्यक कंपन दिशा को रोकता है, जितनी अनावश्यक उसमें इधर उधर कुछ उत्पन्न हो उसको रोक देगा, और जितनी आवश्यकताएं हैं उतना ही वो कंपन को उत्पन्न करेगा या प्रकाश को ध्रुवित करेगा जितनी आवश्यकता है। इसके लिए कैमरा में कर सकते हैं, स्क्रीन में कर सकते हैं। ये स्क्रीन है, अगर मैं अभी थोड़ा स्क्रीन का बढ़ा देता हूं, सबको आपके सामने ही मैं देखता हूं, आपको सामने ही मैं बढ़ाता हूं, देखो मैं आपके सामने ही लाइट को बढ़ाता हूं। सपोज डेट, एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी सामने ही आपको लाइट बढ़ा रहा हूं। अब ये लाइट तो बढ़ गए, लेकिन आपको फ्रेश नहीं दिखेगा, फ्रेश आपको इस पर जो लिखा हुआ पढ़ाएगा नहीं, इसलिए लाइट को कम रखा जाता है, जितनी आवश्यकताएं हैं उतना ही, ठीक है भाई। इसी को हम पोलराइज कहते हैं, समझ। अगले क्वेश्चन, प्रकाश के से व्यक्ति क्या है, तो किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखो वो आपसे पूछेगा डायरेक्ट, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, सब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा कैसे तो पता ही है। ऑब्जेक्टिव में आपने देखा होगा, पहले सब्जेक्टिव में देखो कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में जो आपके एग्जाम में पूछेगा कैसे पूछेगा देखना, क्वेश्चन वहां पर देगा, ये क्वेश्चन नंबर दिया, 4 ऑप्शन देगा, ये क्वेश्चन नहीं देगा,
यहाँ पे एक ऑप्शन ए देगा, बी देगा, सी देगा, डी देगा। क्वेश्चन क्या है, किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन देगा परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन, विवर्तन, उसके बाद जो भी दे व्यक्तिकरण। तो यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? विवर्तन। विवर्तन भी ऑप्शन रहेगा। तो वहां पे क्वेश्चन आंसर दिया क्वेश्चन में और क्वेश्चन दिया ऑप्शन में, वहां पे ऐसे ही करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कहां से बना? इसी से बनता है। आप बिलीव नहीं तो आप चेक करना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। तो प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं? तो किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं, या प्रकाश का यहाँ पे विवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक है हुआ। चलिए एक बार आप अपने तरफ से शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आप लोग से मैं दूंगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? देखो आपने तो उसमें बताया था संपोषी व्यक्तीकरण। जो संपोषी व्यक्तीकरण के लिए दो आवश्यक शर्त को लिखे। तो संपोषी व्यक्तीकरण व्यक्तीकरण का ही एक प्रकार होता है, जो उसमें मैंने बताया था आपको संपोषी व्यक्तीकरण था। उसके लिए क्या था भाई? जो तरंग की आवृत्ति समान होना चाहिए, और जहां से तरंग जो उत्पन्न हो रहा है उसके कलांक क्या होना चाहिए? नियत होने चाहिए। आपको मैंने बताया था फर्स्ट नंबर को है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा रिपीट करा दिया मैंने। यहां पे प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए शर्त लिखे, तो मैंने 3 लिख कर लाया है, लेकिन कम से कम आपको 2 एग्जाम में जरूर लिखना है। तो सबसे पहला है प्रकाश के 2 कलांतर यहाँ पे संबंध स्रोत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काला संबंध स्रोत होना चाहिए। यानी प्रकाश के कम से कम ऐसे 2 स्रोत होना चाहिए जो काला संबंध होना चाहिए। अब काला संबंध क्या है? ये सब आपको एक टॉपिक जो कि आपको इसमें आपको वेव ऑप्टिक्स का, जो कि आपको बेसिक में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात हो रही है वाद अनुवाद, सेम टू सेम। जस्ट क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे ही जवाब देना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। हाँ, एक्स्ट्रा अपना से इंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें काम करने लगे, साज नखरा ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, प्रकाश व्यक्तीकरण प्रकाश होना चाहिए, उसका वर्ण सिर्फ एक होना चाहिए। दूसरे के काफी करीब होना चाहिए, दोनों काला संबंध क्यों नहीं? तो क्या कम से कम 2 होना चाहिए भाई, कम से कम 2 काला संबंध स्रोत होना चाहिए। यानी कि आवश्यक सर्वे जो प्रकाश होना ही चाहिए। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ध्रुवीकरण भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। क्या कहेगा वो? सिंपल कि प्रकाश तरंग के यहाँ पे संचार की दिशा को सीमित, देखो यहाँ पे थोड़ा परिभाषा थोड़ा दूसरे टाइप का दिया गया है, लेकिन बहुत तरह का देता है। ठीक है ना? तो कहता है प्रकाश तरंगों का, यहाँ पे प्रकाश तरंग का द्वारा लिखा, प्रकाश तरंग द्वारा तरंग संचार की दिशा के चारों ओर सममित की कमी को प्रदर्शित करना प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है भाई, सिंपल कि आपको यह क्वेश्चन में दे दे और ऑप्शन में दे दे ध्रुवन, व्यक्तीकरण, परावर्तन, अपवर्तन, उसके बाद विवर्तन, कुछ भी ऑप्शन दे देगा तो वहां पर ध्रुवन मानना। देखो प्रकाश तरंग द्वारा तरंग संचार की दिशा के चारों ओर सीमित की दिशा या सीमित की कमी को दर्शाना क्या ध्रुवन कहलाता है। तो भाई तरंगार्ग होता क्या है? तो सिंपल है, कहता है माध्यम के में कंपन कर रहे सभी कणों के बिंदु पथ को तरंगार्ग कहते हैं। किसी माध्यम में, अब माध्यम क्या है भाई? इस पर डिपेंड करता है कि पानी है, निर्वात, क्या बोलते हैं, कांच है, या आपके हीरा है, क्या है? कोई भी माध्यम जिससे कुछ चल सकता है। ठीक है ना? तो जिसमें प्रकाश चलते हैं, तो ये कहता है किसी माध्यम में ये समान कला होना चाहिए, उसकी कला जो होना चाहिए समान कला में कंपन कर रहे हैं सभी कणों के बिंदु पथ, सभी कणों के बिंदु पथ को क्या कहते
तरंगार्क कहते हैं। और तरंगार्क का द्वितीय तरंग सिद्धांत के आधार पर आपसे पूछेगा प्रावर्तन या अपवर्तन का नियम, जो आपके 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो समझाऊंगा भी बेहतरीन तरीका से, अच्छे तरीका से आप। यह आपके तरंगार को प्रभावित करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 10 नंबर। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस चैप्टर का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट था। इस तरह से हर चैप्टर का आपको 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे आप पीडीएफ नोट्स जल्दी से जल्दी ले लीजिए। ऑफर चल रहा है बुआ, आपको यह ऑफर सीमित समय के लिए है, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर लीजिएगा। आपके मन में होगा सर कि मेरे पास तो ऑलरेडी है, बिल्कुल है, अच्छी बात है। गेस पेपर से अच्छा बेहतर है, बेहतरीन है आपके लिए, याद रहे, ठीक है। अगर बाद में पछताने वाली बात नहीं, क्योंकि आपके सामने मैंने परिभाषा रखा है कि परिभाषा कैसा होता है मेरा, एक लाइन का परिभाषा, जो एक लाइन एक चुटकी में याद हो जाना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने अंदर दिमाग में यह चीज याद है, मैं ये चीज को लिख सकता हूं। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी गेस क्या कुछ भी याद कर ले रहे हो, भाई आपको देख के पागल हो चला, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पढ़ाई का मतलब उतना टेंशन नहीं, विदाउट टेंशन याद करो, ठीक है भाई। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।